हाँ, जिंदा हूं मैं, सूर्य में रोशनी है बाकी, शरीर में रक्त बहाव है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हाँ, जिंदा हूं मैं, चंद्रमा में चमक है बाकी, पैरों में चाल है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हाँ, जिंदा हूं मैं, पृथ्वी में गति है बाकी, मुझ में धैर्य है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। नमस्कार, राम राम सा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कटिंग चाय की इस स्पेशल सीरीज में, जिसका नाम है जिंदा हूं मैं। यहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसी स्टोरीज लेके आते हैं जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। ये बताती है रिश्तों की कहानियां, ये बताती है जीवन के संघर्ष और उनसे मिलने वाली चुनौतियां। इस कहानी में हम वो चीजें आपको दिखाते हैं, वो चीजें आपको समझाते हैं जिनको समझना आपके जीवन में बेहद जरूरी है। तो आज इसी कहानी में हमारे साथ है हमारे आश्रम से जुड़े हुए अंकल, जिनसे हम बात करेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की कहानी के बारे में। नमस्कार अंकल, आपका नमस्ते। आपसे मैं आपका कटिंग चाय में बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो ये, और जिंदा हूं मैं सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिंदा हूं मैं सीरीज का मतलब ही है कि एक जो जीने की जो लालसा है आदमी के अंदर, जो जीने का जो संघर्ष है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप के बचपन से स्टार्ट करें? हाँ हाँ ठीक है। तो आपके बचपन कैसा बीता? आपने एजुकेशन कहाँ से ली और आप कहाँ बड़े हुए? एजुकेशन मैंने पहले इनिशियली यूपी से की, बाद में कलकत्ते से की, बाद में गुजरात से की। ग्रेजुएशन गुजरात से किया और 10th तक वहाँ पढ़ा है कलकत्ता में। और 6th या 7th अपना यूपी में पढ़ा है, सहारनपुर में। मेरे पैदाइश सहारनपुर की है, यूपी की। ओरिजिनली हम लोग जैसलमेर के हैं, माहेश्वरी हूँ मैं। अच्छा जी। तो बचपन, अगर अपन बचपन की बात कर रहे हैं, तो आप बचपन में कैसे थे? मतलब शरारती बच्चे थे या फिर पढ़ने वाले एकदम? पढ़ने वाला तो था ही नहीं मैं। अच्छा। पढ़ता तो आश्रम में नहीं आता। तो आप शरारती टाइप। तो आपने एजुकेशन कहाँ तक की? आपने मैंने ग्रेजुएशन की। ठीक। तो आपने जब ग्रेजुएशन की, उसके बाद में आपने कौन सा प्रोफेशन चुना? मैं ट्रेडिंग करता था रिफ्रैक्टरी केमिकल्स की। अच्छा। फर्स्ट मेरा काम था रिफ्रैक्टरी केमिकल्स का। मेरे पास एक कंपनी थी इसकी डालमियास की, उसकी एजेंसी थी गुजरात के लिए। वो मैग्नेसाइट रनिंग मास बनाते थे, वो फर्नेस के लाइनिंग के काम में आता है। उसके बाद मैंने अपना कुछ एक्सीडेंट हो गया था, तो एक हमारी स्टील मेकिंग यूनिट थी, उसमें मैं डायरेक्टर बन गया था गुजरात में। अच्छा। तो आपने गुजरात से वर्क किया, फिर उसके बाद में आपने खुद का एक बिजनेस भी स्टार्ट किया? खुद का ये अपनी ये स्टील यूनिट भी अपनी ही थी। अच्छा। ब्रदर की थी, ही इंडक्टेड मी इन ए बोर्ड, मैं डायरेक्टर बन गया उसमें। अच्छा। तो उसका पब्लिक इशू भी आया, बहुत बड़े बड़े काम किए। जी जी, बड़े बड़े काम जीवन में करना वैसे भी जरूरी है। तो आपने नागौर से, आप जब नागौर आए तो यहाँ पे आपने कौन सा वर्क स्टार्ट किया? मैंने एक ये चूना बनाने वाला भट्टा आता है जी जी, उसको लीज पे लिया था, किराए पे लिया था जी। तो आपने वो किराए पे लिया और वहां से आप ट्रेडिंग क्या करते थे? मतलब ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे आप। ऑलराइट। तो आपसे जानना चाहूंगा कि इस जो बिजनेस है, ये वाला बिजनेस है, इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए कि ये कितना बड़ा बिजनेस और किस तरीके से फैला हुआ है?
एक्चुअली लाइम इंडस्ट्री बहुत ही काफी मैसिव यूज है उसका, पर्टिकुलर इन गुजरात। केमिकल प्लांट में लगता है, शुगर प्लांट में लगता है, सीमेंट प्लांट में लगता है, पेंट इंडस्ट्री में लगता है, जो वाटर प्योरीफायर है उसमें काम में आता है। एक दो तरह का चूना आता है, एक क्विक लाइम बोलते हैं, एक को हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम जो होता है वो लम्स आते हैं, और हाइड्रेटेड लाइम पाउडर होता है, वो सब केमिकल इंडस्ट्री में वो चलता है। जो क्विक लाइम है वो स्टील प्लांट में और शुगर इंडस्ट्री में क्विक लाइम लगता है, शुगर इंडस्ट्री में भी लगता है। गन्ने को साफ करते हैं, पीलापन होता है, चूने से दूर होता है। तो आपका ये बिजनेस कितने टर्नओवर का था? लगभग सालाना कितना टर्नओवर हो जाता था इसका? इसका टर्नओवर करीब 50-60 लाख रुपए। 50-60 लाख रुपए लगभग हो जाता है। तो मतलब काफी अच्छा बिजनेस था और काफी फैला हुआ था। सर उससे पहले तो मेरी 100 करोड़ की इंडस्ट्री थी। 100 करोड़ की इंडस्ट्री थी आपके? स्टील यूनिट थी। अच्छा, तो मिनी स्टील प्लांट था गुजरात में, सबसे बड़े स्टील बनाने वाले हम लोग थे। तो काफी बड़ी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं अगर मैं कहूँ तो इसमें। तो फिर जो आपकी वो जर्नी थी और अभी जहाँ जिस आश्रम में आप हैं वो काफी अलग है। तो ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आपको आश्रम की तरफ? फाइनेंशियल लॉसेस और कुछ इंडस्ट्री में एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग बैंक की लिमिट थी करीब 20 करोड़ रुपए की जी। तो रुपया डिवैल्यू हो गया। हमने काफी मटेरियल इंपोर्ट किया हुआ था, वो 22 रुपए का सीधा 44 रुपया हो गया रुपया। तो उसके चक्कर में 2.5 करोड़ रुपए का घाटा। लिमिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी हम लोगों में। अच्छा, तो लॉस की वजह से आप? तो लॉस की वजह से ये हाल हो गया। फिर यहाँ राजस्थान में काम शुरू किया गुजरात से वाइंड अप करके। फिर इनकम टैक्स की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम। सबसे पहले बैंक वाले हाथ ऊपर करते हैं। हाँ वो तो है, क्योंकि उनको अपना तो रिपेमेंट तो चाहिए उनको। जी जी। अब 20 करोड़ रुपए की लिमिट हो, वो कब तक देंगे? अगर जो हम टर्नओवर ही नहीं होगा कंपनी में तो क्या होगा? तो आपके बिजनेस लॉस की वजह से आप, तो फिर आपने आश्रम ही क्यों चुना? आप अपने परिवार के, आपकी शादी हुई? हाँ शादी हुई है। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक लड़की है। अच्छा, एक लड़की है आपके। तो फिर आप जैसे बिजनेस लॉस हुए तो उसके बाद में आपने सोचा परिवार के साथ रहने का? एक्चुअली 2010 तक परिवार के साथ ही थे। बाद में ऐसे डिफरेंसेस हो गए कि अपने साथ में रहें, तो दूर से रहना ज्यादा अच्छा है। दूर रहना ज्यादा अच्छा है, प्यार मोहब्बत बनी रहे। कुछ आप किन के साथ रहते थे बेसिकली? जब मेरे ब्रदर के साथ। ब्रदर के साथ रहते थे। तो आपके रिश्ते कैसे थे ब्रदर्स के साथ? ब्रदर के साथ रिश्ते आज भी अच्छे हैं जी। तो कोई ऐसा ब्रदर तो एक्चुअली ही इज जस्ट लाइक माय फादर। उन्होंने अगर जो उनकी बात मैंने मानी होती, अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो मेरी गलतियां हुई हैं, उन्होंने अगर जो बोला था कि तू पढ़ाई कर, मेरे लिए स्पेशल ट्यूटर आता था घर पे पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कैलकाटा में स्पेशल ट्यूटर आता था घर पढ़ाने के लिए। जी जी। नहीं तो मैंने कोई प्रोफेशनल डिग्री ले ली होती तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं आती, ये आश्रम में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। तो फिर आपने आश्रम चुना, तो आपके घर से आश्रम का सफर कैसा रहा? कि आपने जैसे आप परिवार भाई के साथ रहते थे लॉस होने के बाद में, तो फिर किसके बीच में आपको ऐसा लगा कि मुझे आश्रम में जाना चाहिए, या फिर रिश्तों में? नहीं, मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि मुझे आश्रम में जाना है। वो तो मेरी भाभी ने बोला, यार थोड़ी प्रॉब्लम थी, हर चीज की जो पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे होते नहीं है तो लोगों से मांगो इधर उधर से। तो बोले इससे अच्छा तो यहाँ पे चले जाओ, जो कुछ होगा वो हम लोग भी हेल्प करेंगे, यहाँ आश्रम की भी मदद करेंगे। आश्रम वाले बहुत अच्छे हैं, उनको कुछ ऐसा नहीं कि उनको कुछ चाहिए, कोई उनकी मदद कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी बातचीत होती है? हाँ हाँ, अपने भाई से बहनों से सबसे बात होती है। अच्छा, बहुत अच्छी रेपुटेड फैमिली है मेरी भतीजियां एक अमेरिका में है, एक बैंगलोर में है, 2 बैंगलोर में है, एक मुंबई में है, और सब वेल एजुकेटेड। आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो समाज में जो बदलाव आए रिश्तों को लेकर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
एक्चुअली बच्चों की परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है सबसे बड़ी बात, कि हम बच्चों को कैसी एजुकेशन दे रहे हैं, किस एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं। घर में लड़ाई झगड़ा देखेंगे बच्चे तो क्या करेंगे। तो बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, अच्छी एजुकेशन मिले तो बच्चे भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं बच्चे खराब होते हैं। तो कहीं ना कहीं बात परवरिश पे आ जाती है। परवरिश पे आती है बात कि परवरिश अपने तो आप हर टाइम लड़ाई झगड़ा देखेंगे बच्चे घर में तो क्या करेंगे आप। बच्चे भी क्या समझेंगे कि बोले हमारे माँ बाप है दिन भर झगड़ा करते रहते हैं, तो उनके ऊपर भी गलती असर आएगा ना। जी जी होता है। कुछ सकारात्मक बदलाव भी आए हैं, कुछ नेगेटिव बदलाव भी आए हैं। एजुकेशन अच्छी हुई है बच्चों की अभी, और बच्चे लड़कियां हो या लड़के हो दोनों प्रोफेशनली अच्छी तरह काम कर रहे हैं। तो आपके, मैं जानना चाहूंगा जो आपके जीवन था, आपने जितने साल इंडस्ट्री में काम किया, आपने दोस्तों के साथ समय बिताया, तो आपके सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था कि जब आपको लगता है कि मैं अभी आश्रम में रहते हुए भी आपको वो मोमेंट याद आता है कि वो मोमेंट सबसे अच्छा था? वही मतलब जो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, काफी बड़ा नाम हो गया था, तो सब बड़े बड़े लोग दोस्त थे। बड़ौदा का महाराजा भी मेरा दोस्त था जी। तो वो एक जो मोमेंट वो अच्छा सबसे बढ़िया मोमेंट वही था जिंदगी का, वो आपको अक्सर याद आता है जी। तो फिर आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि देखो अक्सर ऐसा होता है कि लाइफ में जो यंग जो लोग हैं अभी, वो अपनी लाइफ में कुछ गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनको बाद में उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने अपनी लाइफ में महसूस की कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था? अगर जो मैंने अपने भाई की बात मानी होती है, मैंने प्रॉपर एजुकेशन ले ली होती है, तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैंने अपने बड़ों की बात नहीं सुनी, सबसे बड़ी गलती मेरी वो थी। आज मैंने MBA या CA या कुछ भी कर लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। और मेरे बड़े भाई मेरे को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं आज भी। मैंने उनके साथ भी बहुत बदतमीजी की है। मैं बहुत गुस्से, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, किसी को आदमी को आदमी नहीं समझता था, बहुत गुस्सा था, पैसे का भी घमंड था, सब चला गया जी। आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे बचपन से आप इस फील्ड में थे, मतलब आपके पास काफी कुछ था उस टाइम पे, तो आपके दोस्त भी उसी लेवल के रहे होंगे। फिर आप नहीं, दोस्त ऐसा नहीं सब उसी लेवल के थे। दोस्त तो दोस्ती होती है, कैसे भी हो जाए। कोई बहुत छोटा भी था, मतलब मैं अपने साथ बैठा के सब कुछ कराता था उनको। पैसा मैं खुद करता था क्योंकि पैसे वाला मैं ही था उस टाइम। अच्छा। अपने दोस्तों में। हाँ, आपका बिजनेस काफी फैला हुआ था, तो ऑब्वियसली आप दोस्तों के लिए गाड़ी में बिठा के सब कुछ करते थे गाड़ी में। जी। आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि अभी जो आप आश्रम में है, तो यहाँ पे आप कैसा महसूस करते हैं? आपकी दिनचर्या कैसे गुजरती है? मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ 1 घंटा, उसके बाद तो चाय पीने जाता हूँ बाहर। चाय यहाँ पे भी मिलती है, लेकिन मुझे सुबह ही चाय चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्रेश होने के बाद चाय चाहिए, तो फिर वो चाय पीकर आके जो मेरा सफाई का काम, थोड़ा बहुत काम है, अपना बेड साफ करना, अपना रूम साफ करना, वो सब करता हूँ। उसके बाद वहाँ चाय बनती है यहाँ पे आश्रम में, वो चाय पी के अपना और छोटा मोटा काम जो है मोबाइल देखने का, मेन काम मोबाइल देखने का है। मोबाइल देखने जी। तो आपकी दिनचर्या अच्छी गुजरती है, फिर साथ में आप लोग लंच वगैरह डिनर सब साथ में करते हैं? सब साथ में करते हैं। तो आपको अभी यहाँ पे भी आपके बहुत सारे दोस्त बने हैं, काफी एक फैमिली जैसा माहौल है, तो आपको कैसा महसूस होता है बाहर के दोस्तों से और अंदर के दोस्तों को अगर कंपेयर करें उस हिसाब से? एक्चुअली दोस्ती करना, अभी ऐसा नहीं कोई दोस्ती है, कोई ऐसा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है किसी के साथ, पर यहाँ सब लोग अच्छे हैं। जो मैनेजमेंट भी है आश्रम का, शर्मा जी हैं, मैडम हैं, वो भी बहुत केयर करते हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो कोई मना नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। तो जो आप त्योहार मनाया करते थे आपके घर में, और अभी आप त्योहार पे शायद आश्रम ही रहते हैं? हाँ। तो वो डिफरेंस है, और यहाँ पे आप हम उम्र लोगों के साथ रहते हैं, तो वो कैसा महसूस होता है? अब ये दीदी है, मैंने इनको अपनी बहन बना लिया।
अच्छा। रक्षाबंधन मेरी बहनों ने राखी भेजी थी, तो मैंने दीदी से राखी बंधवा ली। मैं सबको, जितनी भी लेडीज है सबको दीदी बोलता हूँ। जो अपने बड़े बुजुर्ग जो हो गया उनको भाई साहब बोलता हूँ। तो मतलब एक अच्छी फैमिली बन गई है। तो त्योहार भी आप लोग? हाँ, सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। आश्रम वाले भी मदद करते हैं, वो भी काफी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। रक्षाबंधन पे दीदी ने काफी कुछ किया था, सबको राखी भी बांधी थी। मैडम जो हैं उन्होंने। तो आप आश्रम में, जैसे कि हम पिछले एपिसोड में जिन लोगों के साथ मिले थे, तो काका आए थे और उनके साथ दीपक जी आए थे, तो वो लोग वहाँ के एक काका, तो वो बोलते हैं कि मैं भजन संध्या वगैरह में पार्टिसिपेट करता हूँ, वो गाते हैं। आपको गाना पसंद है? गाना मेरे को गुनगुनाना पसंद है, गाना पसंद नहीं। अच्छा। तो आप आश्रम में किस रूप से पार्टिसिपेट करते हैं कि किसी एक स्पेशल जो आप? मेरे को एक्चुअली अपने बारे में ज्यादा बड़ाई करने का कोई वो नहीं है, पर मुझे हर चीज की नॉलेज है। मैं हर किसी की भी चीज के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। किसी को कोई तकलीफ हो वो दूर कर दी, किसी को कोई इधर उधर की प्रॉब्लम है, वो किसी के लिए कुछ लाना है सामान, तो मैं जाके बाजार से लेके आ जाता हूँ। तो आप एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हैं। हेल्पिंग हैंड की तरह। जी, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो अभी जो युवा चल रहे हैं, तो कुछ कारणों की वजह से जब अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़ता है, तो उसके क्या कारण रह सकते हैं कि जिनको आप मानते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो इंटरफेयर एकदम बर्दाश्त नहीं करती है। किसी की दखल अंदाजी उनको चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। उनसे सबसे अच्छा है उनको उनके हिसाब से जीने दो, अपने अपने हिसाब से जियो। अब कुछ लोग है वो बीच में इंटरफेयर करेंगे तो उनको वो पसंद नहीं आता है। मेरा मानना ऐसा है, बाकी मुझे पता नहीं है ज्यादा। तो ऐसा कुछ एक संदेश आप देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को कि आपको लाइफ में वो चीजें उतारनी चाहिए जिसकी वजह से आप रिश्तों को भी अपने साथ ले सके, करियर भी आप अपने साथ अच्छा बना सके? अब मेरा एक भांजा है, लंदन में रहता है। वो अपनी मदर की इतनी केयर करता है कि उनका बीच में हिप्स का ऑपरेशन हुआ था, लंदन से इंडिया आया, सब कुछ करा के गया। साल में 4 महीने मेरी बहन, मेरी रियल सिस्टर है, वो 4 महीने इंग्लैंड में उनको बुलाता है, वो अपने घर साथ रखता है। ऐसे भी बच्चे हैं। अब वो तो बच्चे के जैसी परवरिश मिलेगी बच्चों को वैसा होंगे बच्चे। मेरी भतीजियां हैं, 4 भतीजी हैं मेरी, अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करती हैं, कोई तकलीफ नहीं है उनको, सब उनकी बात भी सुनते हैं, कुछ भी तकलीफ नहीं है। तो या तो अपने ने जैसी परवरिश दी है, मेन चीज है परवरिश की। मेरा मानना ऐसा है कि आप कैसी परवरिश दे रहे हो बच्चों को। आप अगर जो अपने सास ससुर से लड़ोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? तो मतलब परवरिश मेन चीज है। मेन है परवरिश की, परवरिश और एजुकेशन। मेरा मानना ऐसा है। जी जी। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बात की अपने जो करियर किया उसके बारे में, आपने बात की आपके बिजनेस के बारे में, आपके बचपन के बारे में बात की, आश्रम की दिनचर्या के बारे में बात की। तो एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में, जैसे बचपन में एक फनी मोमेंट जो होता है, उसके आपको याद है ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में बहुत फनी मोमेंट था जिसमें मैंने बहुत इंजॉय किया? कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है ऐसा कुछ तो। काफी सारे हैं, कुछ बताने लायक भी है, कुछ बताने लायक नहीं। आपको अगर है याद है तो कुछ अभी बता दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, सुनिए। चलो कोई बात नहीं, आगे मूव कर दो। तो आपकी लाइफ में जितने भी आपने संघर्ष देखे हैं और आपने चुनौतियों को पूरा किया है, तो आप ऐसा कुछ मोटिवेशन हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि आपके लाइफ में जो आपने संघर्ष देखे उनके थ्रू अगर आप करते कि आप मैं इस संघर्ष से दूर हटता या फिर मैं छोड़ देता, जैसे आपका बिजनेस बहुत बड़ा था, ओब्वियसली आपको प्रॉब्लम्स बहुत आई होगी, तो ऐसा कुछ जो आप बताना चाहे युवाओं को कि वो अपने लाइफ में उतारे और एक अच्छा मुकाम हासिल करे, रिश्तों को भी साथ में लेके चले?
रिश्तेदार एक्चुअली जो बड़े हैं, अपने बुजुर्ग, अपनी फैमिली, चाहे फादर है, ब्रदर हैं, वो अपने वेल विशर हैं, वो बुरे नहीं हैं, वो कभी बुरा ही नहीं चाहेंगे हमारे बारे में। तो उनकी बात तो माननी ही चाहिए, माँ बाप की हो, बड़े भाई की हो, बहनों की हो, जो बड़े हैं उनकी बात माननी चाहिए। शायद मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर जो मैंने अपने बुजुर्गों की बात मानी होती तो मेरे को ये दिन नहीं देखने पड़ते, ये आश्रम में नहीं आना पड़ता। एकदम सही है आपका कहना। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये बात सही है कि आप अपने बुजुर्गों की या फिर अपने बड़ों की जितनी बात मानेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने लाइफ के वो मोड़ देखे हैं जहाँ पे आप अभी सरवाइव कर रहे हो, या फिर जो आपने अभी तक मोड़ों पे पहुंचे नहीं हो। तो अपने बुजुर्गों की बात मानना आवश्यक है, जरूरी है। इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, खंबा गिरवा।